यस, गुड आफ्टरनून। कैसा लग रहा है? बढ़िया, मज़ा आ रहा है कोर्स करते हुए? चलो जी। तो कौन सी क्लास है हमारी? थर्ड क्लास है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। तो हमारा चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यूनिट नंबर 1, लेक्चर नंबर 3। कुछ लेक्चर्स लगेंगे इसमें, 6-7 लेक्चर्स लगते हैं यूनिट नंबर 1 में। और यूनिट नंबर 1 पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपको अंडरस्टैंड करवा देता है। जब आप यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ेंगे, खासकर 2 और 3, वहाँ पर हर टॉपिक पे जो रेफरेंस आएगा वो यूनिट 1 का आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले रिवीजन एज यूजुअल, हर क्लास में रिवीजन, नोट्स मत देखना। ठीक है, सिर्फ खोपड़ी चलनी चाहिए, नोट्स घर में। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहली बात मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट में ये बताई कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एक डेट ऑफ बर्थ है। पूरे 9 महीने लिए उसने पैदा होने में। 1 सितंबर 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अस्तित्व में आया। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब उस समय बना होगा तो उस समय भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बनने का प्रोसेस वही होगा जो आज की डेट में है। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं हर जगह, बट लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है वो आपको पता है सबको। लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सॉरी, कोई भी लॉ जब भी बनता है तो उसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले एक बिल होता है जो प्रेजेंट किया जाता है। कहाँ पे? कौन सी सभा होती है? वहाँ उनकी मेजोरिटी पे वोटिंग होती है, जो जीत गया। अब वो चीज बिल पास हो गया, पार्लियामेंट में जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति मतलब एसेंट देगा और वहां से जाता है ऑफिशियल गैजेट में, भारत का राजपत्र बोलते हैं, वो चीज बन जाती है एक्ट। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी वैसे ही बना हुआ। इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पढ़ने हैं। कितने? 6। उन 6 नंबर ऑफ यूनिट्स में जो यूनिट नंबर 1, 2 और 3 है, वहां पर है हाउ टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कैसे बनाते हो। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 आपसे बात बोलता है आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कैसे करते हो। सबसे पहली बात, यूनिट 1 मैंने स्टार्ट किया, यूनिट का नाम था जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पर पहली बात ये हुई कि सर जी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज H, सेक्शन को पढ़ने का तरीका बताया। सेक्शन डिजिट विदाउट ब्रैकेट, सब सेक्शन डिजिट, क्लॉज डिजिट, अभी जल्दीबाजी कर दी, स्मॉल अल्फाबेट विद इन ब्रैकेट, और सब क्लॉज स्मॉल रोमन। ठीक है जी। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज H ये बात बोलता है कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट को बनाने के लिए क्या करना है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब एग्रीमेंट की भी एक डेफिनेशन मैंने दे रखी है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज E कहता है एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। अब यहाँ पर एक शब्द आया प्रॉमिस, मतलब एग्रीमेंट जो बना है वो प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन है। प्रॉमिस मींस व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स, यहाँ तक ओके था। हमने फिर एग्रीमेंट की बात करी तो 2 टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, एक सोशल एग्रीमेंट, एक बिजनेस एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट में पार्टी की इंटेंशन नहीं होती है लीगल रिलेशन को बनाने की, पक्की बात है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बिजनेस एग्रीमेंट में पार्टी की इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन बनाने की, तो 100% एनफोर्सेबल बाय लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो वो पहले से ही है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, एक कंक्लूजन निकला, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर, बट ऑल एग्रीमेंट आर, सोशल एग्रीमेंट आर, बिजनेस एग्रीमेंट आर। ये है हमारा टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट तक। अब हमने शुरू किया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटे मेरे कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स को मैंने स्टेप बाय स्टेप जोड़ा है। पहले ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, अभी आप क्रिएट करना सीखे तो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जो क्रिएट करते हो वो 2 तरीकों से करते हो। एक या तो एक्सप्रेसली,
What I am doing right now is I am expressing myself in front of you, all of you. सही है? Orally. ठीक है? तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट दो तरीकों का होता है, एक ओरल और एक रिटन। एक होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बेटे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ के द्वारा इम्पोज्ड है। इम्पोज्ड शब्द का मतलब एक तरीके से थोप देना। लॉ के द्वारा जो इम्पोज हो रखा है उसको हम बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कुली का, डॉक्टर का बहुत एग्जांपल्स दिए थे मैंने आपको। अब इसके बाद था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्रिएट हो गया तो बेटे जो आपने क्रिएट किया अब चेक कर लो एक बार कि जो मैंने क्रिएट किया है वो सही है, मतलब वैलिड है, यूजलेस है मतलब वॉइड है, खतरनाक है मतलब इलीगल है, या कैंसिलेबल है, वॉइड है। ठीक है जी। तो उनको एक एक सीक्वेंस में चेक करते हुए जाएंगे। शायद मैंने एक करवाया था ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को करवाया था वैलिड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। तो भारत की सरकार ने एक्ट के माध्यम से, मैं भारत की सरकार बीच में क्यों लाता हूँ क्योंकि पार्लियामेंट में जो बिल पेश होता है वो सरकार के द्वारा ही होता है ना, नहीं होता तो सरकार को वो लाती है। तो एक्ट के माध्यम से उन्होंने सेक्शन नंबर 10 में ये बात बोली। सेक्शन 10 क्या बोलता है? 10 का दम मैं इसको बोलता हूँ। सेक्शन 10 ये कहता है कि कोर्ट आपके कॉन्ट्रैक्ट पर कार्रवाई तब शुरू करेगा जब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो वैलिड होना चाहिए। कौन सा? वैलिड। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए उन्होंने बोले कि भाई देख मेरी बात सुन, ये मैं तुझे लिस्ट दे रहा हूँ 10 पॉइंटों की। अगर तेरे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर तेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये 10 पॉइंट होते हैं तो इसके आगे वाला शब्द मैं वैलिड बोलूँगा, वरना नहीं बोलूँगा। यहाँ तक कोई समस्या? तो सर जी यहाँ पर अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का पहला पॉइंट ये कहता है आपको प्रॉपर ऑफर देना है और उसकी, अरे सर वो तो हम सोशल एग्रीमेंट में भी दे देते हैं। दूसरा पॉइंट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। तीसरा पॉइंट कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटे मेरे इस दुनिया में हर एक पर्सन एबल है कॉन्ट्रैक्ट को करने के, 3 लोगों को छोड़कर, एक माइनर, एक अनसाउंड माइंड और एक पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो जी माइनर कौन होता है? तो सर माइनर मतलब वो बंदा जिसने अपनी उम्र अभी 18+ पार नहीं करी है, वो बंदा क्या होता है? माइनर होता है। फिर बात करते हैं हम अनसाउंड माइंड की। तो अनसाउंड माइंड मतलब वो बंदा, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? ठीक है, अनसाउंड माइंड मतलब वो बंदा जो टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की समझने में समर्थ नहीं होता। क्लियर है? और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ मतलब उस बंदे को, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कानून ने क्या कर रखा है? डिस्क्वालिफाइड कर रखा है कि आप नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि कोई एलियन इनेमी, जैसे दुश्मन, इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही है तो एट द टाइम ऑफ वॉर एक दूसरे से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी, हो गया, ये हो गया हमारा। अब चौथा पॉइंट कंसीडरेशन का होना बहुत। अच्छा, कंसीडरेशन का लैटिन वर्ड क्या है? क्विड प्रो क्यो। ठीक है, इसको कहते हैं समथिंग इन रिटर्न। पांचवा पॉइंट, आप एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाओगे ना वैलिड, तो आपकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। इसका भी लैटिन वर्ड है कॉन्सेंसस एड इडम। इट मीन्स सेम माइंड सेम सेंस। छठा पॉइंट, आपका पर्पस लॉफुल होना चाहिए। सर्टेन एग्रीमेंट बनाना, सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन। क्लियर है? जैसे हमारी टाइमिंग फिक्स है क्लासेस की, अप्रॉक्स इतने ही बजे, 2 बजे के आसपास, 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद शुरू हो ही जाते हैं। सर जैसे छोड़ देते हैं, जैसे सर यहाँ से जाते हैं मैं पीछे से आ जाता हूँ, है ना। तुम लोगों को पानी पीने का भी मौका नहीं मिलता। कोई बात नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर जैसे ही निकलते हैं वैसे ही कामयाबी चालू हो जाती है ना। एक कहावत है छोटी सी, कहीं सुनी थी, नेवर लीव इन कंफर्ट जोन। और बिल्कुल डिटरमाइन होकर पढ़ाई करना, बहुत अच्छा और बहुत ही सुनहरा भविष्य जो तुम कोर्स कर रहे हो।
तो फाइनेंस की सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है। पता ही होगा तुम लोगों ने, आज तो गूगल तो माहिर ही हो गए। अच्छा, सैलरी कितने लोगों ने चेक करी है? सीए की सैलरी क्या होती है? करिए, मज़ा आ गया होगा सुन के कि चल रिस्पेक्ट तो बनी ही रहेगी, कुछ तो है। हाँ, लोगों ने बोल बोल के कर दिया। हाँ, अच्छा अंकल है, वेरी नाइस, बढ़िया है। फिर तो अंकल से इंस्पायर हुए हुए हैं। तो डिटरमाइन होके काम करो बहुत अच्छे से। डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। रेगुलर क्लास कोशिश करना, कोई छुट्टी नहीं। हम भी यही कोशिश करते हैं, कोई छुट्टी नहीं। इमरजेंसी या कोई काम हो तो एक अलग मैटर है। तो बिल्कुल डिटरमाइन होके कंसिस्टेंस होके काम करना। एंड कंसिस्टेंसी ओनली कम्स व्हेन वी डिटरमाइन। तभी कंसिस्टेंसी आएगी जब आप लोग क्या रहोगे, डिटरमाइन करोगे। कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकल के अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस टॉपिक पे। तो क्या कह रहा था मैं आपसे, सर्टेनिटी के बाद आप ऐसे एग्रीमेंट मत बनाना जिनको लॉ ने क्या करार दे रखा हो, वॉइड करार दे रखा हो। मोनोपोली वगैरह एग्रीमेंट ऐसे जो है ना, इनको वॉइड करार दे रखा है। यूनिट नंबर 3 में पढ़ाऊंगा, बट जितना पढ़ाना था इस टॉपिक के लिए वो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तेल वाला एग्जाम्पल दिया था, याद होगा? ठीक है। अच्छा, किसी क्लास मिस तो नहीं हुई है अभी तक? अगर किसी की हुई है तो चैनल पे चली हुई है क्लास, ठीक है, वहाँ पर देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए। और 10वां पॉइंट, अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अदर लॉ को भी आप लोग समझ लेना। यहाँ तक हमारी क्लास अभी तक हुई है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिंगर्स पे है, ऐसे चाहिए फिंगर्स पे, पूरा का पूरा लॉ फिंगर्स पे। कोई भी पूछे फटाक आंसर, ठीक है जी। चलो जी, आज की क्लास शुरू। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बेटे मेरे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का पहला पॉइंट पढ़ लिया है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना या एग्रीमेंट को बनाना। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड है बेटे वॉइड एग्रीमेंट। सेकंड हमारा कहता है वॉइड एग्रीमेंट। तो बेटे जरा ध्यान से सुने, वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? बेटा वॉइड का मतलब होता है यूजलेस। यूजलेस ऐसे एग्रीमेंट जो कि कौन से हैं? यूजलेस एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब जैसे ए और बी है, ए ने दिया इसको ऑफर और बी ने उसको क्या दी? जैसे ही एक्सेप्टेंस इसके पास पहुंची वैसे ये चीज क्या बन गई? और जैसे ये एग्रीमेंट यूजलेस बात के लिए एक्सेप्टेंस दी वैसे ये क्या हो गई? मतलब इसको आप ऐसे बोल सकते हो, तो कहते हैं वॉइड ऑफ इनिशियो। क्या कहते हैं बेटे? वॉइड ऑफ इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग। वेरी बिगनिंग मतलब जैसे ही एक्सेप्टेंस मिली वैसे ही वो चीज क्या हो गई? वॉइड हो गई, यूजलेस हो गई। जैसे ही एक्सेप्टेंस मिली वैसे ही वो चीज क्या हो गई? यूजलेस हो गई। इसको हम बोलते हैं क्या? वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है जी। अभी खत्म, अभी शुरू ही नहीं किया मैंने, अभी एग्जाम्पल्स आएंगे बहुत सारे पॉइंट। बस आपको मैं एक बात ये बता रहा हूं कि सर वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड मतलब होता है यूजलेस। ऐसे एग्रीमेंट जिनका कोई भी यूज, तो अगर आप ऐसे एग्रीमेंट बनाते हो तो फिर वो वॉइड हो जाता है। तो एग्जाम्पल देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इस दुनिया में हर एक पर्सन एबल होता है कॉन्ट्रैक्ट को करने के, लेकिन 3 लोग या 3 लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक कौन है? माइनर। कर लो कॉन्ट्रैक्ट, करो एग्रीमेंट माइनर के साथ। एक छोटे बच्चे के साथ 2 साल का है, उससे एग्रीमेंट करो। तो आपको नहीं लगता आपने उसको ऑफर दिया और उसने आपको एक्सेप्टेंस दी, एग्रीमेंट तो हो गया,
बट क्या वो एग्रीमेंट यूजलेस नहीं है? कोई अस्तित्व है उस एग्रीमेंट का? एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो मतलब यूजलेस फ्रॉम वेरी। या आप कोई एग्रीमेंट करो जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन। मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मैं तेल का व्यापारी हूं, ऑयल का। मैं ऑयल का व्यापारी हूं और मैं करता हूं 5 या 6 तरीकों के अलग अलग ऑयल की सेल। एक आपका हो गया सरसों का तेल, एक आपका हो गया तिल का तेल। तिल का भी तेल आता है, दिल का नहीं कह रहा बेटे, कहाँ तुम आशिकी में चले गए? है जी, रिप्लाई नहीं आया क्या रात को? बेटा जब रिप्लाई ना आया तो समझ जाओ तुम्हारा बाबू ना किसी और के काबू में आ गया। थोड़ा देख लेना लास्ट सीन कब का है ना। आ जाओ। तो वापस आते हैं। एक तिल ऑयल, एक सरसों का तेल, एक कोकोनट ऑयल, वो भी आता है। मान लो मैं ये 4-5 अलग अलग तरीकों के ऑयल जो है वो बेचता हूँ। तो किसी का मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई शाम तक गोडाउन में 100 किलो नहीं 100 टन ऑयल जो है वो मेरे को भेज दे। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा ठीक है फटाफट शाम तक भेज। फ़ोन उसने काट दिया। तो बताओ मैं कौन सा तेल भेजूँ उसको? उसने मुझे क्या बोला, कौन सा भेजूँ? तिल का भेजूँ, कोकोनट का भेजूँ, सरसों का भेजूँ, और भी कुछ आते हैं 2-3, क्या भेजूँ बताओ? होगी ना कन्फ्यूज़न। अच्छा, उसने मुझे ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्टेंस दी, एग्रीमेंट तो बन गया। लेकिन ये एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? अनसर्टेन। तो समझ में आ रहा है? जैसे कोई शराबी होता है, एक शराबी हो, उन्होंने ऑटो रोका, बैठ गया, कह रहा कहाँ जाना? कह रहा चल। कहाँ जाना? चल। भाई उनके साथ एग्रीमेंट नहीं चलता। समझ में आई बात? शराबी क्या है? अनसाउंड माइंड। साउंड माइंड कौन है? जिसको जो केपेबल। समझ में आ रही है बात? शराबियों के भी अपने अलग ही चोचले होते हैं। और एक शराबी होता है वो 4थे फ्लोर से नीचे गिर जाता है, सीधा धड़ाम नीचे 3रे-4थे फ्लोर से। भाई पब्लिक आई भागते भागते, शराबी उठ गया। पब्लिक कह क्या हुआ क्या हुआ? कह रहा भाई मुझे नहीं पता, मैं तो अभी अभी आया हूँ। ठीक है। तो आ जाओ जी। तो ये लोग जो है ना, ये मतलब अनसर्टेन एग्रीमेंट जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन ना हो, वो क्या हो जाता है? यूजलेस हो जाता है। ठीक है। अच्छा, सारे एग्जांपल दे रहा हूँ एक एक करके। आपने ऐसा एग्रीमेंट बना दिया जो पहले से कानून ने वॉइड डिक्लेयर कर रखा है। जैसे कि इंडिया में आप किसी की ना शादी को रोक नहीं सकते। तो मेरी भतीजी कल कह रही थी मैं तातू मैं ताली तलने जा रही हूँ, तो मैंने रोक लिया। तो मैंने उसको क्यों रोका? 3 साल की हो, पूरे भी नहीं हुए। तो मैंने उसको क्यों रोका? अभी छोटी है। मतलब भारत के अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो फीमेल है वो 18 और मेल थोड़े बुद्धिहीन होते हैं, उनकी उम्र को थोड़ा बढ़ा के रखा हुआ है 21 साल में। मेल पागल होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, लड़कियां समझदार होती हैं, है ना? हाँ हाँ बोलो। अच्छा, ये लोग अपने मन में कह रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद कानूनी एज क्या है? 18-21 की। तो 18 और 21 की उम्र के बाद के किसी भी भारतीय की शादी को कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हो? मतलब ये बात कानून कहती है। वो तो अलग बात है, हमारा बापू जब नट लेके पीछे पड़ता है तो हम तो दुनिया भर की बात भूल जाते हैं, मोहब्बत क्यों ना भूले। ठीक है। लेकिन कानून ये बात बोलता है कि 18 और 21 के प्लस के लोगों की शादी को अगर रोकने का कोई एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो क्या है? यूजलेस एग्रीमेंट। समझ रहे हो बात को? या कोई ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हो जो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। मैं आपको बिल्कुल सीरियसली यहाँ पर कह रहा हूँ। यस सर। ओ सर। ये सर अच्छा लगा सर, बिगड़ जाएगा सर, मत बुलाओ।
ओके, तो क्या कह रहा था मैं? पॉसिबल टू परफॉर्म। तो पॉसिबल टू परफॉर्म में मैंने ये बोला कि जैसे कि मैं और तुम अभी तुम नए नए तुम्हारा सिलेबस स्टार्ट हुआ है, अब तुम्हारा एग्ज़ाम 100 नंबर का है, और मैं आप लोगों को ऑफ़र दूं कि भाई आप में से जो भी बंदा 101 नंबर लेकर आएगा, बिल्कुल सीरियसली सुन रहे हो आप लोग भी, जो भी आएगा 101 लेकर, सबको मैं मैकबुक दूंगा। आप भी बिल्कुल जोश में, ठीक है सर, डन, कोई दिक्कत नहीं, लेकर आएंगे। दे दिया एक्सेप्टेंस, मैंने भी दे दिया ऑफर। ला सकते हो 101? कतई नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। आपको ऐसा नहीं लग रहा मैं ये सारी बातें रिपीट की हुई बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी पहले भी बताई है? लग रहा है ना? वो बताई कहाँ थी? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के 5-6 पॉइंटों को ना उल्टा कर दो तो सब वॉइड हो जाता है, समझे? वॉइड एग्रीमेंट मतलब, जैसे मैं यहां पर लिखूं पॉइंट्स कवर्ड अंडर वॉइड, तो कौन कौन से पॉइंट जो है आपके वॉइड एग्रीमेंट में कवर होते हैं? सबसे पहला, एग्रीमेंट विद माइनर अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। आप माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, अनसाउंड माइंड के साथ कर रहे हो, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ के साथ कर रहे हो। अनसर्टेन एग्रीमेंट, या ऐसे एग्रीमेंट जिनको लॉ ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया हुआ है क्या? वॉइड। या आप ऐसे एग्रीमेंट बना रहे हो जो इम्पॉसिबल टू क्या है, इनको आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते। या आप कोई अनलॉफुल एग्रीमेंट बना रहे हो। सही है? या आप कोई अनलॉफुल एग्रीमेंट बना रहे हो। हाँ जी, मिला है? क्या कह रहे हैं? कहाँ के लिए? अच्छा, कितने कितने हैं नंबर ऑफ, उसका फ़ायदा क्या है? हाँ वही कह रहा हूँ, उसका फ़ायदा क्या है? टाइमिंग कितने कितने आवर्स की है? रहने दो। चलो, तो एग्री करके आ गए? अरे बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है। चलो मैं तुम बात करूँगा, अभी मना मत करना। अभी मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, एक क्लास चल रही है। हरे कृष्ण। यस,
पॉइंट्स कवर्ड अंडर वाइड एग्रीमेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बेटे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। तो एनफोर्सेबिलिटी का पहला पॉइंट हमने पढ़ा वैलिड, दूसरा वाइड एग्रीमेंट। अब तीसरा वाला जो पॉइंट है जरा उसको भी देखें। दूसरा हो गया, तीसरा तीसरे को कहते हैं बेटा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रो मैंने जब इंट्रोडक्शन का दे रहा था टॉपिक का तब बताया, तो अब थोड़ा सा डिटेल में ध्यान से सुनना। तो पहले इसको मैं ओरली समझाता हूँ ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, और कुछ बच्चे कुछ स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि सर वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आपके पास नोट्स मेरे आए हुए हैं, आने वाले हैं, शायद अगली क्लास तक आपको बुक मिल जाएगी, प्रिंटिंग होने वाली है। तो उसके अंदर भी मैंने वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस दे रखा है। एक दूसरे वाले ये भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पर भी मैंने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को चलो दूर करते हैं। तो एक बार आते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। बेटा ध्यान से सुनना, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनाते वक्त वैलिड था, मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ था। जो भी चीज़ वैलिड होती है वो क्या होती है? एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनाते वक्त वैलिड था, मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ था, लेकिन परफॉर्मेंस होने से पहले कुछ ऐसी अनिश्चित बात हो गई, कुछ ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाना नामुमकिन है। जिस भी सब्जेक्ट मैटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉयड हो गया। सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड, मतलब खत्म हो गया वो सब्जेक्ट मैटर। जैसे कि आप और हम, आपने सबने फीस दे दी, यहाँ पर मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मतलब आप लोग आ रहे हो, अच्छा खासा पढ़ के घर गए, घर पे टीवी खोला 7:59, ठीक जैसी 8 बजे न्यूज़ लगाई थी, इतने में प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे आ गए। मोदी साहब आते हैं 8 बजे, नहीं आते? फेमस है वो 8 बजे के नाम से। उन्होंने आती भाइयों और बहनों, तो आज रात 12 बजे से पीए की क्लासेस बैन। अब नहीं, पीए ने मेरी ITR खराब कर दी। अब नहीं, अब कोई क्लास नहीं लेगा। अब बताओ अगले दिन से क्या मैं पढ़ाने आऊँगा? आप लोग पढ़ने नहीं आओगे, लेकिन आप ये सोचोगे चल क्लास तो बंद होगी, चल फीस तो ले ले वापस, तो दिए। अब बताओ क्या हम फीस देंगे वापस? ऐसा क्यों? मैं और सुमित सर ने बैठ के पत्ते खेल रहे होंगे, क्योंकि अब तो क्लास बैन ही हो गई, क्या करें जीवन में, तो चलो उल्टी सीधी हरकत ही कर ले। इतने में आप लोग पहुंच गए, लाओ जी लाओ पैसे दो, तो देंगे क्या? क्यों? अरे हमने थोड़ी बंद किया है, आजा पढ़ ले, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। लेकिन वो पढ़ाना ही बंद करवा दिया, सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड हो गया। तो मेरी कोई गलती नहीं, ना तो आप मेरे अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकते, ना मैं आपके अगेंस्ट में ले सकता, क्योंकि वो चीज़ क्या हुई है? आउटसाइड द स्कोप है हमारे। समझ गए बात को? तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पहले एनफोर्सेबल बाय लॉ थे, बाद में उनकी एनफोर्सेबिलिटी पे सीज हो गया। एनफोर्सेबल क्या हो गया? सीज हो गया। ये सील नहीं लग जाती, उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल जो हमेशा देता हूँ, एक होता है फार्मर, ठीक है बेटे?
एक कोई बंदा है बायर, फार्मर है और बायर है। यहां क्या होता है, बायर ने फार्मर को एक ऑफर दिया, ऑफर टू बाय 2000 kg ऑफ पोटैटो एट ₹10 पर kg। तो फार्मर ने बायर को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस दी और बोला डिलीवरी कब होगी, आफ्टर 2 month आफ्टर ग्रोइंग इनटू फील्ड। पोटैटो को पहले खेतों में क्या करूंगा, उगाऊंगा और फिर डिलीवरी दूंगा। ये एग्रीमेंट हुआ ना। क्या इस एग्रीमेंट में कुछ कमी है? अरे भाई पार्टी ओके है, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, कंसिडरेशन भी है, सब कुछ है, एग्रीमेंट वैलिड है। अब देखो, सपोज करो, सपोज बिफोर डिलीवरी, अब डिलीवरी होने से पहले फार्मर ने पूरी मेहनत से खेतों के अंदर सारा काम किया। डिलीवरी से मान लो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जब खेतों से आलू निकालने थे, ड्यू टू हैवी रेनफॉल सारा का सारा पोटैटो क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। तो अब एनफोर्सेबिलिटी हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है। ये वाला बायर इस फार्मर पे लीगल एक्शन नहीं ले सकता। अरे तुम कानून की छोड़ो, तुम अपने इमोशन से बता दो कि तुम क्या लीगल एक्शन ले सकते हो। कानून को तो तुम साइड करो फिलहाल इस जगह पे। तो अबे भाई उसकी पूरी फसल खराब हो गई, उसमें कोई खेत, उसका कोई इंद्रदेव से कॉन्टैक्ट थोड़ी था कि जी डिलीवरी देनी है, मेरे को इसका नुकसान करना है, अब तू मेरा भी कर। अरे नेचुरल है भाई, समझ गए। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। टू बी मतलब फ्यूचर में, फ्यूचर में जिसपे क्या लग जाएगा, सीज लग जाएगा। तो जब सीज लग जाता है तब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए। तो सपोज बिफोर डिलीवरी ड्यू टू हैवी रेनफॉल all potatoes were destroyed, then this contract becomes void contract। समझ में आ गया। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, अब इसके बारे में नोट भी कर लेते हैं, तो ध्यान से सुने। तो आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आप इस तरीके से लिखेंगे, इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law. It means the contract which ceases to be enforceable by law is called void contract when it ceases to be एनफोर्सेबल। कैसा लगा बेटे, आ गया समझ। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था, परफॉर्मेंस से पहले कुछ ऐसी इम्पॉसिबिलिटीज हो गई कि परफॉर्म नहीं कर सकते, दोनों पार्टी ने कुछ गलत काम नहीं किया, उसकी एनफोर्सेबिलिटी सीज हो जाएगी, उसको आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलोगे। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत किसी को? यस। अब हम अगली बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4। बेटा पॉइंट नंबर 4 आपसे ये कहता है, कौन सा लिखवाया था? 4 इलीगल था लिखवाया था, वॉइडेबल? वॉइडेबल लिखवाया था ना। तो पहले वॉइडेबल समझ लो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बेटे ध्यान से सुनो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, नोट अब बाद में कर लेना, पहले समझ लो।
ऊपर वाला कर लिया नोट, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर पार्टी की ना कंसेंट फ्री नहीं होती, नो फ्री कंसेंट, और इस वॉइडेबल को कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। कौन सा? एक एग्जांपल ले लेते हैं, जरा फिर समझाता हूं आपको, नोटिंग बाद में, पहले एग्जांपल सुनो, मैं आपको समय दूंगा नोट करने का। अब की एक घर है, इस घर का नाम है मन्नत, सुना है? किसका नाम है? यही जीवन जीना है, बस यही बनाना है कि साला नाम लिखा घर का तो 100 बंदा बोलेगी भाई शाहरुख का घर है जी। एक दूसरी चीज़ कि बटुए में पैसे कितने याद ना हो, कहीं से याद ना हो कि हमारे पर्स में कितने पैसे, मेरे में भी याद नहीं, तो 8 ही 9 रुपये पड़े, क्या याद रखें, ठीक है। आगे, ये मन्नत जो घर है इसका ओनर कौन है? शाहरुख खान। और घर की वैल्यू क्या है, मैं आपको सच्चाई वैल्यू बताऊं, कि करीब करीब 250 करोड़ का घर है मुंबई के अंदर, बैंड स्टैंड एक जगह का नाम है। तो एक हमारा ये घर का मालिक कौन है? एसआर के थोड़े घर से दूर एक बार बंदा और रहता है उसका, किसी का भाई किसी की जान है, डिजास्टर है बेटे, चले मत जाना देखने के लिए। चलो जी, ये ना डेली साइकिल से गुजरता है यहाँ से, जहाँ ज़्यादा दारू पी ली वही साइकिल उठाई चल लिया। पागल तो है ही वो, तो आधे रास्ते के बाद याद आता है यार टी शर्ट तो पहनना ही भूल गया, चल वापस चलते हैं। तो सल्लू भैया यहाँ से गुजर रहे हैं मन्नत से, और मन्नत से गुजरते गुजरते सल्लू को लग रहा है यार मेरा गैलेक्सी तो बहुत छोटा है। सलमान खान का घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट, है ना, 2 बेडरूम का घर है, अरे मेरा बहुत छोटा है यार, ये मन्नत बढ़िया लग रहा है, लेकिन कीमत कितनी है? 250 करोड़। अब क्या करा सलमान ने, सोचा कि यार ये मन्नत जो घर है ये शाहरुख से कैसे लिया जाए। तो सल्लू भैया ने क्या करा, इसने इसकी नस को पकड़ा, इसने किया अबडक्ट, अबडक्ट मतलब किडनैप करना, अबडक्ट एसआर केज वाइफ, क्या नाम है, गौरी खान को बुलाया, तेरे नाम वाली ओमनी लेके आया। गौरी मॉर्निंग वॉक पे जा रही थी, उसने कहा भाभी जी नमस्ते, सीधा अंदर। और सल्लू भाई ने एसआर के को बुलाया अपने घर के, आजा भाई जरा तेरे से बात करनी है इंपॉर्टेंट। शाहरुख गया, सल्लू ने बोला कि देख भाई सुन, तेरी बीवी को तभी छोड़ूंगा जब तू ये घर 10 रुपए में बेचेगा। अच्छा 10 रुपए में क्यों बोले उसने, क्या कारण है? सलमान खान समझदार है, 1-2 क्लास मेरे से ली हुई है। कंसीडरेशन में भी अभी बताऊंगा, चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 में कंसीडरेशन होना जरूरी है, चाहे 1 रुपए का क्यों ना हो। लेकिन सल्लू ने 2-3 क्लासें ली थी, मैंने कहा आगे ही क्लास नहीं ली तो कुछ गड़बड़ कर गया ये। अब सल्लू भैया ने क्या करा, शाहरुख को बोला कि ये 10 रुपये में मुझे क्या चाहिए, घर चाहिए। अब शाहरुख भाई मजबूरी है या नहीं है, बीवी कब्जे में, उसने कहा चल पैसा तो कमा लेंगे, एक आईपीएल की टीम तो है अपने पास। फॉर द टाइम बिंग अभी उसने, शाहरुख ने क्या करा, इस खान साहब ने अंडर प्रेशर सोल्ड हिज हाउस टू सल्लू फॉर रुपीज, सही है। अब सलमान खान ने गौरी खान बोला भाभी जी आई एम सॉरी, घर अपना हो चुका है, गैलेक्सी में शिफ्ट हो जाओ, वैसे सामान तुम्हारे पास इतना है कि समंदर के सामने ही खड़े हो जाओ, हमारे यहाँ इतनी जगह नहीं है, बाकी यहाँ से आप जा सकते हो, ठीक है जी। भाभी जी को छोड़ दिया। अब शाहरुख के पास भाभी जी आ गई है, तो अब बताओ शाहरुख क्या करे, भाभी जी तो आ गई अपनी वाइफ। क्या ये जो सलमान खान ने शाहरुख के साथ जो एग्रीमेंट किया था, उस समय तो अंडर प्रेशर था,
क्या इस एग्रीमेंट को खान साहब, शाहरुख साहब कैंसिल करवा सकते हैं? तो बेटे मेरे ये जो एग्रीमेंट है ना, इसको बोलेंगे कैंसिलेबल एग्रीमेंट। क्या समझ गए? इसमें किस पार्टी ने गलत काम किया है? सलमान ने। बेटे जिसने गलत किया उसको बोलते हैं डिफेंडेंट पार्टी। और शरीफ कौन है? इसको क्या बोलेंगे? तो किसके ऑप्शन पे कैंसिलेबल होना चाहिए? द टोटल ट्रांजेक्शन, टोटल एग्रीमेंट इज कॉल्ड वॉइडेबल। समझ गए बात को? यहाँ पर शाहरुख की जगह कोई और होता, जैसे क्या होता है, एक बार क्या हुआ, एक किडनैपर ने क्या किया, उसने एक बंदे की बीवी किडनैप कर मारी। उसको उसने लेटर लिखा कि भाई 1 करोड़ रुपए दे जा, वरना तेरी बीवी, 1 करोड़ रुपए दे जा, और वरना तेरी बीवी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भाई कोई जवाब नहीं दिया जिसकी बीवी किडनैप हुई थी। फिर 10 दिन बाद उसके बाद लेटर आता है कि 1 करोड़ रुपए दे जा, तो तेरी बीवी के 500 टुकड़े करके अलग अलग जगह में फेंक दूंगा। फिर जवाब नहीं आता। फिर किडनैपर ने एक लेटर लिखा, उसमें लिखा कि भाई 1 करोड़ रुपए दे जा, नहीं तो तेरी बीवी तेरे घर पे वापस छोड़ने आ रहा हूँ। फिर उसका रिप्लाई आता, भाई क्यों मजाक कर रहा है, जगह बता कहाँ लाना है। नहीं समझे? कुछ लोग बड़े है ना, समझ रहे हो? मेरी भी अभी शादी हुई है। आ जाओ आगे। चलो जी, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट विच इज कैंसिलेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सही है? यहाँ पर करते हैं, लिखो। अच्छा ये नोट अभी करना, पहले लिख लो, फिर उसके नीचे ये एग्जाम्पल करना। किसी ने जल्दीबाजी में कर भी लिया होगा, करा है किसी ने? चलो, इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट which is cancelable at the option of aggrieved party called voidable contract। ठीक है जी? ठीक है बेटे, पूरा हो गया? चलो जी, तो पांचवा ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का पांचवा पॉइंट, तो ध्यान से सुनना। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का पांचवा पॉइंट है लास्ट, जिसको क्या कहते हैं, इलीगल एग्रीमेंट ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल एग्रीमेंट ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्ट। सही है जी? तो देखो नाम है यहाँ पर इलीगल, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में थोड़ा बहुत आ गया। मतलब ऐसे एग्रीमेंट, पहले मैं एग्रीमेंट समझा रहा हूँ और फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट समझाऊंगा, दोनों को एक साथ। ऐसे एग्रीमेंट जो कि वॉइड तो हैं लेकिन साथ में पनिशेबल भी है। जैसे मैंने आपको वॉइड एग्रीमेंट बताया, वो सिर्फ वॉइड होते हैं, यूजलेस। जैसे आपने किसी को बोल दिया भाई मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा,
उसने भी कहा लेके आ पहले, फिर बात करेंगे। तो क्या तुम्हें क्या लग रहा है, क्राइम ब्रांच ले जाएगी तुम्हें? हालांकि मोहब्बत करता है तुम है जी, क्राइम ब्रांच लेके जाएगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना भाई। क्लियर है? लेकिन वहीं पर आपने किसी, मान लो मिस्टर बी को 50,000 रुपये दिए और बोला कि भाई जाकर सी का मर्डर करके आ जाओ। बी भी कह रहा ओके डन। अच्छा, ये वॉइड तो है, ये बात भी ठीक नहीं है, लेकिन यहां पर आपको सजा भी मिलेगी, तो ये क्या है, पनिशेबल भी है। तो इलीगल होता है वॉइड प्लस पनिशेबल। समझ में आ गई बात? तो बेटे मेरे ये हुआ हमारे टोटल कितने पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी के? 5 पॉइंट। या तो आपका एग्रीमेंट जो भी आप बना रहे हो वैलिड होगा, और बेटे वैलिड एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। या तो आपका एग्रीमेंट वॉइड होगा, या आपका एग्रीमेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, या वॉइडेबल होगा, या इलीगल होगा। इसके अलावा कुछ और बचा नहीं है। समझ में आ गई बात? तो कोर्ट में तब जाना किसी के अगेंस्ट में जब पहले वाली बात आपके एग्रीमेंट में हो, मतलब वैलिड एग्रीमेंट, मतलब कि मैं किसी पर्सन पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत केस फाइल तभी कर सकता हूं जब मैंने और उस बंदे ने जो एग्रीमेंट बनाया था वो सेक्शन नंबर 10 के अकॉर्डिंग बनाया था, मतलब 10 के 10 पॉइंट्स को मैंने कवर। समझ गए बात को? कोई समस्या? ओके, ठीक है जी। अब हम लोग पढ़ क्या रहे? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको 2 बता दिए, एक ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन बता दिया, एक ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी बता दिया। अब तीसरा नंबर बेटे ध्यान से सुनना, तीसरा नंबर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो बेटे ध्यान से सुने, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट बेटे हो रहे हैं हमारे 3 टाइप के। ठीक है जी। एक को हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक को हम कह रहे हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, और एक को हम कहते हैं पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। नोट थोड़ी देर बात करें, अब आ जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस की ये बात कर रहा है। एक कौन सा आ गया हमारा? एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी। ठीक है जी। बेटा यहां पर है आपका क्या लिखा है? एग्जीक्यूट, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर परफॉर्मेंस दोनों पार्टी से, दोनों पार्टी की परफॉर्मेंस क्या हो चुकी है? एग्जीक्यूटेड। एंड में क्या है? ईडी। ईडी किस पे लगता है? पास्ट टेंस पे, मतलब हो चुका है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये सेलर है, ये बायर है। सेलर ने बायर को डिलीवर्ड किया क्या? गुड्स, और बायर ने सेलर को पेमेंट यानी कि प्राइस। बात हो गई खत्म। दोनों पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस पूरा, इसको कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दोनों पार्टी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ पार्टी जो है वो क्या है?
आउटस्टैंडिंग। आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं इसका। आप कोई चीज ऑर्डर करो अमेजोन से, आप बायर हो, बायर ने अमेजोन से कोई चीज ऑर्डर करी। अच्छा, वो ऑर्डर था सीओडी। सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी। तो आपने अमेजोन से जब एग्रीमेंट किया तो आपके पास सामान कब आएगा? जब वो डेट देंगे। तो डेट पक्की बात है, ऑर्डर देते ही, ये कोई बिग बास्केट थोड़ी है, ऑर्डर दिया 2 मिनट में सामान। अच्छा, 2 मिनट भी तो फ्यूचर ही है। मैंने आज ऑर्डर दिया अमेजोन पे तो उन्होंने बोला परसों डिलीवरी मिलेगी। पेमेंट मैं कब करूँगा? तो फिलहाल परफॉर्मेंस दोनों पार्टी की क्या है? समझ में आ गई बात? यहाँ बायर है, अमेजोन है, अमेजोन वाला विल डिलीवर और बायर। कोई समस्या? और तीसरी बात बेटा कह रहा पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी, मतलब एक बंदे ने परफॉर्म कर दिए, एक बंदा परफॉर्म करेगा। क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल क्या होता है? जैसे मैं सेलर हूँ, आप लोग बायर हो, मैंने आप लोगों को सामान दिया और आप लोग पेमेंट मुझे कब करोगे? फ्यूचर में। मैंने सामान दिया, यू विल पे। मैंने दिया मतलब एग्जीक्यूटेड, आप बाद में दोगे मतलब एग्जी। तो यहां पर क्रेडिट सेल, सेलर ने डिलीवर करा गुड्स बायर को, मतलब सेलर ने जो किया वो क्या हो गया? बायर सेलर को पे बाद में करेगा, तो ये क्या हो गया? कोई समस्या बेटे? एडवांस। एडवांस पेमेंट एक ऑब्लिगेशन। देख, एडवांस पेमेंट में क्या होता है? एडवांस दिया है मैंने, पूरी परफॉर्मेंस नहीं करी, वो एक तरीके से पगड़ी होती है, टोकन मनी होती है, तो वो यहाँ पर आप कंसीडर नहीं करोगे। सही है? यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात हो रही है, पूरी परफॉर्मेंस की बात हो रही है। ठीक है सर? नोट कर लें, अगर करना हो तो। कर रहे हैं? करो। हो गया जी? करो करो, आराम से करो।
सही है, चलो भाई। तो what we all are doing is we are learning types of contract। तो कॉन्ट्रैक्ट को पहले मैंने क्रिएट कर दिया। कैसे करा क्रिएट? या तो एक्सप्रेसली करो या इम्प्लाइडली। फिर क्रिएट करते ही मैंने जांच लिया कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनाया है वो वैलिड है, वॉइड है, इलीगल है या वॉइडेबल है। फिर मैंने ये भी चेक कर लिया कि परफॉर्मेंस क्या होती है, एग्जीक्यूटेड, एक्यूटरी, पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी। अब चौथा पॉइंट मुझे आपको बताना है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। सुनना पहले ध्यान से, इसको पूरा सुन लो। चौथा पॉइंट ये कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म मतलब कॉन्ट्रैक्ट को बनाते वक्त परफॉर्मेंस करने की ऑब्लिगेशन किसकी होती है। मैं उस बेसिस पर आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट को बनाते वक्त परफॉर्मेंस करने की ऑब्लिगेशन किसको होती है। समझ में आई बात? हेडिंग लिखता हूं पहले, फिर समझाऊंगा। तो फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है, फोर्थ कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। तो बेटे मेरे ध्यान से सुनो, कॉन्ट्रैक्ट को बनाते वक्त ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक को आप कहते हो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, और एक को हम कहते हैं क्या? जरा ध्यान से सुनना आप। कॉन्ट्रैक्ट को बनाते वक्त परफॉर्मेंस किसकी होती है, मैं ये बात कर रहा हूं। दोबारा से एक एग्जांपल लेता हूं पहले। आप में से कोई बंदा ट्रेन में, फ्लाइट में बैठा है, तुम बच्चों में से ट्रेन में लगभग सब बैठे हो। कहाँ गए थे बेटे? मनाली। बेटे ट्रेन भी जाती वहाँ। रिसेंट में कोई गया है अभी कोई ट्रिप व्रिप पे? आगरा ताज एक्सप्रेस सुबह सुबह 7:40 दिल्ली निजामुद्दीन स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 5। है जी, ठीक है। आप कहाँ गए थे? आप में से कोई? खाटू श्याम। तो आपने सराय रोहिल्ला से ट्रेन पकड़ी है? अच्छा, कहाँ पे? दार्जिलिंग। ओ भाई बड़ी फेवरेट जगह है मेरी। तो डिब्रूगढ़ उतरा होगा, होम टाउन है आपका। वेरी नाइस। तो आपने डिब्रूगढ़ वाली राजधानी पकड़ी होगी 4 बजे वाली। अरे सर पहले टिकट चेक करते क्या? चलो जो भी पकड़ी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो आप लोग ट्रेन में जब भी गए थे तो बेटे कैसे लटक के गया था? तो बेटा जैसी टिकट चेक रहा है वैसी बाथरूम में। है जी, टिकट लेके गया था। तो कब कराई थी टिकट? ट्रेन आने जैसी खड़ी होगी फिर कराई होगी टिकट। आप तो स्टेशन पे आ गई, अब पक्का जाएगी आ जाओ, क्योंकि इंडियन रेलवे भरोसा नहीं कब कैंसिल हो जाए। ऐसे हुआ था। फिर पहले बुक कर लिया था आपने, तो बहुत ही पहले कर ली होगी बुक। आपने भी कर ली होगी, पहले प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो टिकट कैसे बुक हुई थी? रेलवे में पहले फ़ोन किया हुआ तो भाई हम 4 लोग आ रहे हैं, हमारे नाम से सीट बुक कर दे, पैसे वहीं ले लियो। ठीक है, हो गई। बेटे दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई हो, है जी। कैसे किया होगा? पहले तो आपने, जैसे जनरली आजकल टिकट बुक ये पेटीएम और फ़ोन पे से हो जाती है, कुछ चार्जेस लेते हैं, हो जाती है, आसान पड़ता है। पहले रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था, 200-300 रुपये खर्च करके वहाँ पहुँचे, पता चल रहा है काउंटर बंद है, वो लंच पे गया हुआ। स्टेट बैंक का छोटा भाई। कभी भी स्टेट बैंक गए हो? कभी जाना, कभी काम नहीं होगा। जैसे तुम स्टेट बैंक में किसी काउंटर पे जा रहे हो तो कर्मचारी एक बोर्ड लेके खड़ा होता है, वहाँ लिखा होता है जाओ काउंटर नंबर 7 पे। जैसे तुम 7 की तरफ मुंह करके खड़े हो तो वो पहले से काउंटर नंबर 2 पे, मतलब तुम घूमते ही रहोगे वहाँ पर। 500 रुपये जमा कराने जाओ, 1000 रुपये की दिहाड़ी मार के जाना पड़ता है, 500 जमा नहीं होते। ठीक है, वो आपके अगले दिन ही होंगे।
ध्यान से सुनना। हाँ जी मैडम, गुड आफ्टरनून। टीटीएस होती है मैडम। हाँ हाँ, क्या लिखा है? हाँ तो बता दूंगा। हाँ 3-4 दिन में लूँगा, 3-4 दिन में लूँगा। हाँ संडे से पहले लूँगा। मैडम वो तो टाइम स्लॉट बुक हो गया है, मैं बाद में बात करूँगा, अभी थोड़ा बिजी हूँ। हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म में मैं आपसे कोई ट्रेन की डिस्कशन कर रहा था। तो पहले आपने ट्रेन की टिकट बुक करी होगी, तो आपने जब ट्रेन की टिकट बुक करी तो पेमेंट आपने इमीडिएटली दी। तो जैसे ही तुमने पेमेंट करी, तुम्हारे घर के बाहर ट्रेन आ गई होगी, है जी, गलियाँ चीरते हुए राजधानी एक्सप्रेस खड़ी होगी, पॉ पॉ कम ऑन, है जी, नहीं ना? वो ट्रेन अपना काम कब करेगी? उसी दिन। लेकिन आप लोग जब बुकिंग कर रहे होगे, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होगे, आपको अपना काम करना ही करना है। मतलब वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म इमीडिएटली होता है। गलत तो नहीं कह रहा? जैसे एरोप्लेन की करवाओ, अभी गया था मैं 1.5-2 महीने पहले, मायापुर गया था, वेस्ट बंगाल में जगह है मायापुर, मंदिर है इस्कॉन टेम्पल, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। तो मेरी शादी हुई थी, तो शादी के बाद मैं तुरंत वहीं गया सबसे पहले। तो टिकट की बुकिंग मैंने 2 महीने पहले करा ली थी और सारी पेमेंट मेरे अकाउंट से कट गई थी। और जब हम गए तो बिल्कुल एज इट इज़ उन्होंने परफॉर्म कब किया? जो परफॉर्मिंग डेट थी, बट हमने परफॉर्म कब किया? पहले से, पेमेंट हमने पहले से कर दी। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें परफॉर्म करने की ऑब्लिगेशन एक पार्टी की होती है, एक पार्टी बाद में परफॉर्म करेगी, उसको कहते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आप ऐसे ही बोल सकते हो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। वन, समझ गए बात को? बाइलेटरल वो होता है बोथ पार्टी। बोथ पार्टी हैज टू परफॉर्म at the time of making contract। समझ गए? दोनों पार्टी को परफॉर्म करना होता है। चलो जी, तो यूनिलेटरल के, बाइलेटरल तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे को तो मेन यूनिलेटरल समझाना है। एक और एग्जांपल यूनिलेटरल का, पहला एक एग्जांपल मैंने क्या दिया? जब भी आप ट्रेन टिकट बुक कर रहे हो या एयर टिकट बुक कर रहे हो, पहला एग्जांपल समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल सुनना ध्यान से, सबके सब। बेटे तुम में से किसी का इंश्योरेंस है? माँ बाप प्यार नहीं करते? मेडिकल है? लाइफ इंश्योरेंस? लाइफ है? बिल्कुल नहीं करते प्यार बेटे, ध्यान रखियो। और किसी का इंश्योरेंस? अरे भारत भी बड़ी खतरनाक जगह है। देखो यहाँ पर कार इंश्योरेंस मैंडेटरी है, कंपलसरी है, और लाइफ इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है ना। तो मोदी भी यही चाह रहा होगा, 100-150 मतलब 10-20 करोड़ मर ही जाए, सारा चाइना पार हो गया अब तो, है ना? हो गया नहीं हो गया? तो सुनना, अब मान लो कि आप में से किसी ने गाड़ी खरीदी, कार होगी घर पे, फादर में मम्मी ने किसी ने गाड़ी ली होगी, तो कंपलसरी है जैसी गाड़ी खरीदो वैसे ही कार का क्या होता है?
तो भाई कार इंश्योरेंस करवाया होगा तो मतलब इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। तो कार का इंश्योरेंस का मतलब क्या है? जब गाड़ी ठुकेगी तब इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे देगी। लेकिन अभी 1 साल का जो प्रीमियम अमाउंट होता है वो किसको देना पड़ेगा? हम देंगे। मतलब जैसे मैंने कार खरीदी तो मैं पहले कंपनी को अभी 1 साल का पूरा इंश्योरेंस का प्रीमियम दूंगा। मुझे इंश्योरेंस कंपनी पैसे कब देगी? अगर, पहले क्या लगाया, अगर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और नहीं हुआ तो ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस करने की ऑब्लिगेशन अभी कॉन्ट्रैक्ट को बनाते वक्त किसकी है? मेरी। क्या आज ही दे देगी वो पैसे? ये ले 10 लाख एडवांस पकड़ ले, बाकी जब ठूके तो बैलेंस बता दियो। कम हो तो दे दियो, ज़्यादा हो तो ले लीजिए, ठीक है, अपनी टेंशन मत ले। ऐसा करता है कोई कंपनी वाला? नहीं ना। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, समझ गए? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। आ गया समझ में? अब एक लास्ट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी बहुत बढ़िया है। 5वां पॉइंट बेटे सबने नोट कर लिया था? 5वां पॉइंट है बेटे, सॉरी ये डिलीट कर दो। 5वां है मिसलेनियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये डबल एल है, मिसलेनियस टाइप्स। उसका ए पॉइंट है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। मिसलेनियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ए पॉइंट है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। बेटे टैसिट का मतलब क्या होता है? सुनना ध्यान से। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टी के कंडक्ट से चलते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट विच इन्फर्ड, इन्फर्ड मतलब चलना, INFERRED। इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं। इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट विच इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। कुछ इशारे होते हैं पार्टियों के बीच में और उस इशारों से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ता है। कुछ एग्जाम्पल देते हैं। तुम में से कोई ATM गया, क्या करने बेटे? लूटने गए थे। तो बेटे गए थे पैसे निकालने, तो आप गए ATM के अंदर। अच्छा पहले एक बात बताता हूँ, मैं ड्यूरिंग द लेक्चर कुछ छोटे मोटे जोक भी कर लेता हूँ, तो उसमें आप लोग कोई पर्सनल मत लेना, ठीक है? ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर सतर्क करना ज़रूरी है। अब जैसे कि मान लो कि आप गए ATM, आप छोड़ो किसी और को बोल देता हूँ कि कोई जैसे कोई मान लो ATM गया, तो ATM में उसको 10,000 रुपये निकालने। ATM से ATM कार्ड निकाला और डायरेक्ट ही डाल दे दो ATM अंदर। पहले स्क्रीन को पढ़ते हुए नहीं, स्क्रीन में लिखा होता है कि प्लीज़ इंसर्ट योर कार्ड, कृपया कार्ड अंदर डालें। आपने भाई कार्ड को अंदर डाला, आप खींच रहे हो निकल ही रहा भाई लॉक हो जाता है, ठीक है? कार्ड अंदर गया और जैसे ही कार्ड अंदर जाता है वैसे कुछ सेकंड में एक ऑप्शन आता है, आपका अकाउंट कौन सा है। जनरली हम थोड़े गरीब आदमी हैं तो सेविंग अकाउंट रखते हैं, तो सेविंग पे आपने क्लिक करा या बटन दबा दिया। फिर वो पूछता है कि आपको कितने पैसे निकालने, फिर आप उसमें डाल देते हो, जब 5,000 रुपये डाले आपने 5,000। फिर वो आपसे पूछता है कि प्लीज़ इंसर्ट योर पिन, फिर आप बाल से पिन निकाल ऐसा तो नहीं है? अच्छा पिन 1 2 3 4, ठीक है? फिर इतने में वहाँ से वो नीचे से मशीन गड़गड़ाती है और पैसे तो निकले नहीं, एक पर्ची निकल गई, उसमें लिखा हुआ था कमीने बैलेंस होना चाहिए। है जी? अब देखो चलो बैलेंस भी था तो पैसे भी आ गए 5,000। आपने जैसे ही वो पैसे आए तो हमारे अंदर ना बेसब्री रहती है, जब भी ATM से पैसे निकालते हैं, जब वो गड़गड़ हो रहा होता है तो अपने हाथ को देखना वो कहाँ रहता है। वो मशीन के आगे ऐसे जैसे गरीब नहीं खड़ा,
वो घड़घड़ा होता है ऐसे, अबे आ जा भाई कुछ तो आ जा। तो जी आ गए वो 5,000 रुपये की। अब वो 5,000 आपने आए गिने और वो थे 4,500। अब बताओ मशीन तोड़ोगे, हथौड़ा लेके आओगे, है भाई दशरथ मान जी हो कि जी आज यही रास्ता बनेगा, मशीन तोड़ोगे, किसको बोलोगे? लेकिन पैसे तो मशीन ने दिए। यस, tacit contract means the contract which inferred from the conduct of the parties। तो बेटे वहां कंडक्ट हो रहा था। मशीन आपको क्या बोल रही थी? कार्ड डालो, डाल दिया। मशीन ने आपको क्या बोला? पिन डालो, डाल दिया। अमाउंट डालो, डाल दिया। अकाउंट नंबर डालो, डाल दिया। ठीक है, ये कंडक्ट ही तो हो रहा है। अभी एक और बात करते हैं। पुराने जमाने में, थोड़ा से समय पहले, बहुत ज्यादा पुराना जमाना नहीं, थोड़े से समय पहले आप लोगों ने कभी ऐसे कॉल किया है जहां पर कॉइन डालते हैं, कॉल किया है? अच्छा, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे अभी भी है कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन मशीन। तो आप क्या करो, आपने किसी को कॉल करना है, उठाया, आप सिक्का डालो, फोन नंबर डालो। अच्छा, कितनी किस्मत खराब होगी, 1 ही रुपया वो भी फंस गया कॉल ही नहीं हुई है ना। अच्छा, सिक्का डाला, कॉल आपने करी, पता जैसे ही 51st सेकंड स्टार्ट होता है उसमें आवाज़ आने लग जाती है, टू टू टू। मतलब अगला सिक्का डाल दे, नहीं तो 60वें सेकंड में फोन। ये कंडक्ट है या नहीं है? समझ गए बात को? अच्छा, तीसरी चीज, कभी रेलवे स्टेशन तुम लोग गए हो? क्या करने गए थे बेटे? घूमने क्या करने गए थे? रेलवे स्टेशन ट्रेन का इंतजार करते हुए हम लोग बड़ी सारी एक्टिविटीज करते हैं। एक तो हम इंडियंस है ना, हम बैठ नहीं सकते कहीं, हम घूम रहे होते हैं, पटरियां देख रहे होते हैं गिन रहे होते हैं पटरी के डंडे कितने हैं और सरकार को, चूहों को देख के गाली दे रहे होते हैं, पटरियों के ऊपर घूम रहे होते हैं। तो उसी बीच में, उसी दौरान में तुम्हें एक मशीन दिख गई, वेट मेजरमेंट मशीन। तोला है कहीं वजन अपना? तो जी वेट मेजरमेंट मशीन पे आप खड़े हुए तो डायरेक्ट वजन आ जाता, खड़े होते ही आ गया, निकल मशीन टूट रही है, कितना भारी है तू है तो पहले मशीन के सामने खड़े होते, उसमें लिखा होता है कृपया प्लीज इंसर्ट द कॉइन। तो आप क्या करते हो, कॉइन को ड्रॉप करते हो। कॉइन ड्रॉप करके फिर वो कहते हैं सीधे खड़े हो, मशीन पे ऐसे खड़ा होना, सीधा खड़े हो गए। फिर नीचे से एक पर्ची से निकलती है, उसमें लिखा होता है आपका वजन। और पहले की मशीनों में लिखा होता है एक कुछ अच्छे कोट और लाइन लिखी होती थी, आज तुम्हारी अच्छी लड़की से मुलाकात होगी। और पचलत जो तुम्हारी सीट है उसके सामने 28 साल की आंटी है, 88 ईयर्स की आंटी, खूबसूरत लड़की दिन ही खराब आदमी का। तो ये जो है, ये कंडक्ट हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पर कंडक्ट होता है। इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट विच इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इज कॉल्ड टैसिट। समझ में आ गई बात? ट्रेन से आ रहा है, मैं मेट्रो में आ रहा था, एक ही सीट थी, दो लड़कियां लड़ाई कर रही थी सीट के लिए। मैंने कहा एक काम करो, तुम दोनों में से जो बड़ा हो वो बैठ जाओ। भाई साहब खाली रही वो सीट, कह रही दीदी आप बैठ जाओ, दीदी आप बैठ जाओ ऑन द स्पॉट फैसला हुआ। आ जाओ। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, कोई नहीं बैठा दोनों में से इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट which inferred from the conduct of parties called tacit contract। ठीक है जी, तो इनके एग्जाम्पल है कुछ, एक एग्जाम्पल देता हूं। withdrawal of cash from ATM machine, coin operated telephone machine, weight measurement machine। अच्छा, तुम लोगों ने ऑक्शन सेल देखी है? ऑक्शन, नीलामी,
वेलकम पिक्चर देखिए, वेलकम हमने देखी होगी, वो अभी भी टीवी पे किसी ना किसी चैनल पे आई रही होगी। नीलामी की एक प्रक्रिया होती है और नीलामी में सामान जो है वो जो सेल होता है वो कैसे होता है, कैसे पता लगता है बिक गया? इसकी ज्यादा बोली होती है, हैमर मारते, हैमर देखा, फॉल ऑफ हैमर इन ऑक्शन सेल। क्या वो हैमर एक कंडक्टर नहीं है? जैसे आईपीएल के प्लेयर्स की नीलामी देखो, ये गंजा सा फॉरनर है, देखना कभी उल्टा हाथ चलता है उसका। जैसे ही कोई प्लेयर बिक जाता है वैसे वो क्या करता है, हथौड़ा मार देता है, समझ रहे हो? या जज साहब अपनी क्लास के अंदर एक दो तीन बार कहते ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, क्या चाय मंगा रहे हैं? कोई बंदा आया मेरे घर में, मैंने बोला चाय मतलब क्या लोगे, ठंडा या गर्म? कह रहा दोनों लिया। तुम्हारा भाई भी कंपनी ठंडी चाय लेके गया कर ले तो वो जज साहब क्या करते हैं, ऑर्डर ऑर्डर क्या मतलब है उसका, पिज्जा मंगा रहे हैं? अरे वो कह रहे शांत हो जाओ भाई, बहुत बोल रहे हो, क्लियर है? तो वो भी एक कंडक्ट है। कह रहे हैं फॉल ऑफ हैमर इन ऑक्शन सेल, समझ गए? ओके मेरे भाई, ठीक है जी। तो एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं, जो जो पढ़ा जरा जान लेते हैं कि आता भी है नहीं, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे भाइयों बहनों नहीं बोलूंगा, मैं मोदी नहीं हूँ, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब स्टार्ट हुआ? 1 सितंबर 1872 को। ये यूनिट पढ़ने, यूनिट 1 चल रहा है, सेक्शन को पढ़ने का तरीका बता दिया है। कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज एच कहता है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड, एग्रीमेंट बनता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब पॉजिटिव रिप्लाई, और एनफोर्सेबल बाय लॉ मींस लीगल हेल्प कैन बी टेकन बाय द पार्टीज। एग्रीमेंट का मतलब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ही कहता है एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड। प्रॉमिस का मतलब व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स। टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट दो टाइप के, सोशल और बिजनेस एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट में पार्टी की इंटेंशन लीगल रिलेशन बनाने की, एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस एग्रीमेंट में पार्टी की इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन बनाने की, एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। कंक्लूजन निकलता है सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन कितने टाइप के, कौन कौन से? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कितने टाइप के, कौन कौन से? आता कोई दिक्कत? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, 5 बातें बताई थी मैंने आपको। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल और वॉइडेबल। वैलिड एग्रीमेंट को बनाने का तरीका क्या है? सेक्शन नंबर 10 कहता है कि 10 पॉइंट होने चाहिए वैलिड एग्रीमेंट को बनाने के, 10 के 10 बोल रहा हूँ। प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यहाँ एक केस लॉ बताया था वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर। नंबर 3 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो माइनर अनसाउंड माइंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ को छोड़कर सब केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट को करने के। नंबर 4 कंसीडरेशन, समथिंग इन रिटर्न बोलते हैं, लैटिन वर्ड जो क्विड प्रो क्यो है। नंबर 5 कौन सा है? फ्री कंसेंट, कॉन्सेंसिड एडिडम, क्लियर है? फिर इसके बाद नंबर नेक्स्ट है पर्पस लॉफुल होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, पॉसिबल टू परफॉर्म, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ। 10 के 10 हो गए। दूसरा बताया वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? ये वॉइड अब इनिशियो होता है, वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। ऐसे एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से लेकर सब एंड तक यूजलेस होते हैं उसको वॉइड बोलते हैं। और यहाँ पर कौन से एग्रीमेंट वॉइड होते हैं? तो जो भी वैलिड में पढ़े 2-3 को छोड़कर बाकी सबको उल्टा कर दो, वॉइड एग्रीमेंट हो जाते हैं। जैसे एग्रीमेंट विद माइनर अनसाउंड माइंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, विदाउट कंसिडरेशन, अनलॉफुल, अनसर्टेन, ये सारे एग्रीमेंट क्या है? इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, वॉइड होते हैं। फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इट मींस द कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड थे, परफॉर्मेंस से पहले कुछ ऐसी इम्पॉसिबिलिटी हो गई जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए? परफॉर्म कर पाना मुश्किल हो गए, तो वो वॉइड हो गए। फिर था इलीगल, वॉइड प्लस पनिशेबल। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मींस द कॉन्ट्रैक्ट विच इज कैंसिलेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ डिफेंडेंट पार्टी। 2 पार्टी होते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया क्या,
टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। बेटा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हैं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टी परफॉर्म कर चुकी है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी दोनों पार्टी परफॉर्म करेगी, पार्टली एग्जीक्यूटेड पार्टली एग्जीक्यूटरी मतलब एक ने कर दिया एक बाद में करेगी। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एयर टिकट, रेलवे टिकट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इसके एग्जांपल है। बायलैटरल नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिर मिसलेनियस में टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बताया, इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट विच इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इज कॉल्ड टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम एटीएम मशीन, कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन मशीन, वेट मेजरमेंट मशीन और विड्रॉवल फॉल ऑफ हैमर इन ऑक्शन सेल। तो आज यहीं तक करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।